दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 23 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ाई का काम अगस्त के दूसरे सप्ताह से शुरू हो सकता है। जहां बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी इस बात के संकेत दिए हैं। जहां विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण 6 अगस्त तक बिहार में आंशिक तौर पर कई पाबंदियां लागू है। 6 अगस्त के बाद स्कूल खोलने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। जहां इससे पहले क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है और इस बैठक के बाद पहले से 10वीं क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई को लेकर फैसला लिया जा सकता है। जहां अगस्त के पहले हफ्ते में यह स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के स्कूल कब खुलेंगे। फिलहाल बिहार सरकार ने जो फैसला लिया है उसके तहत 10वीं से ऊपर के स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि परीक्षाओं पर अभी भी पाबंदी लगाई गई है। 50% क्षमता के साथ ही शिक्षण संस्थान खुले हैं। कोचिंग जैसे संस्थानों को अभी भी बंद रखा गया है। दोस्तों बिहार पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। जी पुलिस के इस कारनामे की हर कोई निंदा कर रहा है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जी दरअसल मामूली जुर्म में बांका और भागलपुर पुलिस ने एक युवक को इतना पिटा कि उसकी मौत ही हो गई। जी बांका के चकसपिया गांव के विनोद कुमार दास को चोरी के जुर्म में भागलपुर कहलगांव पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जब परिजनों की माने तो पूछताछ के दौरान पहले कहलगांव पुलिस के और बाद में रजौल पुलिस ने युवक को बेरहमी से पीटा। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया। गंभीर हालात में परिजनों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। जी हां, पुलिस की पिटाई से उस युवक की मौत हो गई है। कहलगांव और रजौल पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर चकसपिया गांव के लोग रोड पर उतर गए। इस दौरान भागलपुर हसडिया रोड को जाम कर दिया गया। इससे रोड की दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे और उग्र हो गए। ग्रामीण दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े हैं। दोस्तों कोरोना महामारी के चलते इस बार की हज यात्रा काफी अलग हो रही है। जी हाँ, वही मक्का पहुंच रहे हाजियों को कुछ और भी अलग नजर आ रहा है और वह है महिला गार्ड की तैनाती। जी हाँ, पहली बार सऊदी अरब में स्थित मक्का में किसी महिला गार्ड को तैनात किया गया है। हजारों यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सऊदी वुमेन सोल्जर्स ग्रुप में मोना भी शामिल है। जी हाँ, अपने पिता के करियर से प्रभावित होकर मोना सेना में भर्ती हुई थी और आज वे इस्लाम के सबसे पवित्र स्थल पर तैनात पहले महिला दस्ते का हिस्सा बन गई है। यह डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से अब तक दर्जनों महिला सैनिकों की नियुक्ति मक्का और मदीना आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए की जा चुकी है। यह सेना की यूनिफॉर्म में तैनात मोना मक्का में शिफ्ट में काम करती है और यहां मस्जिद में सुरक्षा व्यवस्था तथा हज यात्रियों की सुविधा का ख्याल भी रखती है। दोस्तों भोपाल, नोएडा, इंदौर, जयपुर जैसे कई स्थानों पर दैनिक भास्कर ग्रुप के कार्यालयों पर छापा आयकर विभाग ने मारा है। यह दैनिक भास्कर के देश भर के कई कार्यालयों पर एक साथ छापा मारा है। यह कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भास्कर की कई रिपोर्ट हाल ही में खूब चर्चा में रही थी। देश के बड़े अखबार समूह दैनिक भास्कर के देश भर में कई कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। मिली जानकारी के अनुसार भोपाल में गुरुवार सुबह दैनिक भास्कर के कार्यालय में छापा मारा गया। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग की छापेमारी के तहत टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस सहित आधा दर्जन स्थानों पर मौजूद हैं। इस छापेमारी के दौरान स्थानीय पुलिस भी साथ है। जहां भोपाल के साथ साथ इंदौर और जयपुर सहित देश के कई कार्यालयों में छापे मारे जाने की कार्रवाई हो रही है। बताया जा रहा है कि पूरा सर्च ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई टीम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस बीच अखबार की डिजिटल टीम को घर से काम करने के लिए कहा गया है। यह फिलहाल मामले में और जानकारी का इंतजार है। दोस्तों बिहार के सियासी गलियारों से एक बड़ी खबर तेजी से वायरल हो रही है। 31 जुलाई को जेडीयू में बड़ा बदलाव हो सकता है। जी ललन सिंह अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। यह खबर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि ललन सिंह के नाम पर नीतीश कुमार ने भी अपनी मुहर लगा दी है। सब कुछ यदि ठीक रहा तो 31 जुलाई को दिल्ली में होने वाले जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के नाम की विधिवत घोषणा कर दी जाएगी। यह जानकारी की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का नाम शामिल है। लेकिन आज शाम से उपेंद्र कुशवाहा का नाम थोड़े ढलान पर चलने लगा। इस रेस में ललन सिंह नाम रेस पकड़ लिया है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि इन दोनों नामों में से किसी एक नाम पर नीतीश कुमार की हामी होगी, जो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा।
दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पारिवारिक बंटवारे को लेकर नया कानून बनाने जा रही है। यह राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इसका ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी पारिवारिक बंटवारे से संबंधित मामले सामने आते हैं, इसको हल करना हमारे विभाग की प्राथमिकता में शामिल है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि जैसे किसी घर में 10 लोग हैं और उनमें से ज्यादातर लोग बंटवारा चाहते हैं, लेकिन 2-3 लोग बंटवारा नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में परेशानी होती है। इसके लिए अब बहुमत के आधार पर बंटवारा प्रावधान किया जा रहा है और हम लोग कानून बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ताकि पारिवारिक बंटवारे हो सके, जिससे जमीनी विवाद को कम किया जा सके। सरकार जो नया कानून बनाने जा रही है, इसमें जमीन के बंटवारे में परिवार के सदस्य के साथ साथ पंचायत के लिए गठित समिति में मुखिया, हारे हुए मुखिया और वार्ड सदस्य का होना जरूरी होगा। राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार जमीन से संबंधित विवादों को कम करने के लिए रोज नया प्रयोग कर रही है। यह दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का बड़ा प्रयोग तेजी से चल रहा है। इसी के साथ अंचलों में नए रिकॉर्ड रूम भी बनाए जा रहे हैं। म्यूटेशन की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। दोस्तों, देश में फोन टैपिंग कांड को लेकर इस वक्त जबरदस्त उबाल देखने को मिल रहा है। जहां सियासत उफान पर है और संसद में लगातार इस मामले पर हंगामा हो रहा है। जहां पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए विपक्षी नेता, पत्रकारों और अन्य प्रमुख लोगों की फोन टैपिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जहां सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने एक याचिका दाखिल की है। जहां इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि उसकी निगरानी में SIT की जांच कराई जाए। उधर कांग्रेस पार्टी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के जरिए जांच की मांग कर रही है। यह पेगासस जासूसी मामले को लेकर विपक्ष लगातार संसद में आक्रामक बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर इस मामले में न्यायालय का रुख क्या रहता है। दोस्तों, दिल्ली में बर्ड फ्लू से देश में पहली मौत की पुष्टि के बीच एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बर्ड फ्लू इंसान से इंसान में संक्रमण बहुत दुर्लभ है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि हालांकि संपर्क में आने से बचना चाहिए और संक्रमण के कारण जहां पर बच्चे की मौत हुई है उस क्षेत्र से नमूने लिए जाने की जरूरत है तथा कुकुटोरों की मौत पर नजर रखनी चाहिए। जी हां, आपको बता दूं कि हरियाणा के 12 वर्षीय लड़के की बर्ड फ्लू संक्रमण से हाल ही में एम्स दिल्ली में मौत हो गई। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि पक्षियों से मानवों में संक्रमण बहुत दुर्लभ है और बर्ड फ्लू का मानव से मानव में यानी कि इंसानों से इंसान में संक्रमण का मामला अब तक साबित नहीं हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि लेकिन पोल्ट्री के निकट यानी कि पोल्ट्री के पास काम करने वाले लोगों को निश्चित तौर पर एहतियात बरतनी चाहिए और साफ सफाई रखना चाहिए। दोस्तों, मोदी सरकार और बिहार सरकार के पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हां, अब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जी हां, पेंशनर्स की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट ने एक राहत बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब किसी भी पोस्ट ऑफिस से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। जी, इस ऐलान से उन पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी जिन्हें बार बार बैंक जाना मुश्किल है। जी, इंडिया पोस्ट ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है और कहा है कि वरिष्ठ नागरिक अब आसानी से निकटतम डाकघर CSC काउंटर पर जीवन प्रमाण पत्र सेवा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से नियमों में बदलाव किए गए हैं। जी अब जम्मू कश्मीर की महिलाओं से शादी करने वाले दूसरे राज्यों के लोग भी अब वहां के नागरिक माने जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र सरकार प्रदेश की डोमिसाइल कानूनों में बदलाव करते हुए यह बड़ा फैसला लिया है और ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र की प्राप्ति के लिए योग्य माना जाता था और दूसरे राज्यों के व्यक्ति को इसके लिए योग्य नहीं माना जाता था। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। यह 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच हुई 1500 से ज्यादा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में पंचायत स्तर पर कई जिलों ने या तो मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है या फिर कईयों ने बस खानापूर्ति करके छोड़ दिया है। यह NIC वेबसाइट पर दरभंगा समेत कई जिलों ने लिस्ट जारी नहीं की है। भोजपुर समेत कई जिलों में लिस्ट प्रकाशित की गई है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां गायब है। पटना जिले में जो चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हुई है उस पर गौर करें तो इसमें चयनित अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम, रोस्टर के अनुसार कैटेगरी, चयन किस कैटेगरी में हुआ है, ये सभी जानकारी मेरिट अंक समेत उपलब्ध कराई गई है, जिससे यह स्पष्ट समझा जा सकता है कि किस आधार पर नियोजन इकाई ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई है।
दोस्तों 23 मार्च 2020 की तारीख बिहार विधानसभा के लिए किसी काले अध्याय से कम नहीं, जिन्हें बिहार विधानमंडल के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि लोकतंत्र के इस मंदिर में विधायक पीटे जाएं, सदन के अंदर हो हंगामा, नोक-झोंक, तकरार या फिर हाथापाई से लेकर तमाम ऐसे मौके आए हैं जब सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने टकराते नजर आए। जिन्हें सदन के अंदर हंगामा करने वाले विधायकों को मार्शल आउट करने की तस्वीर भी कई बार देखने को मिली, लेकिन पहली बार 23 मार्च को जो कुछ भी इस सदन में देखा गया वह हैरत पैदा करने वाला था। बजट सत्र के दौरान सरकार को बिहार सशस्त्र पुलिस बल विधेयक 2021 पास कराना था। इस विधेयक को लेकर विपक्ष को कुछ आशंकाएं थी और इसीलिए सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू किया था। हंगामे के कारण कई बार सदन की कार्रवाई उस दिन स्थगित करनी पड़ी थी। उसके बाद विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष को उनके कमरे में बंधन बना लिया था। बाद में प्रशासन की मदद ली गई थी और बाहर से आए पुलिस के जवानों, अधिकारियों और प्रशासनिक लोगों ने विधायकों को जबरन सदन से बाहर निकाला था। इस दौरान जो तस्वीरें देखने को मिली थी उसने बिहार में लोकतंत्र को शर्मसार किया था। लात और जूते से विधायक पीटे गए थे। हर विधायक को पीटते हुए पुलिस के जवान और अधिकारी पीटे हुए नजर आ रहे थे। लगभग 2 दर्जन विधायकों को मारपीट करके बाहर निकाला गया था। लेकिन अब इस मामले में महीनों बाद जब कार्रवाई हुई तो केवल 2 सिपाहियों पर ही गाज गिरी है। सरकार ने इस मामले में 2 सिपाहियों शेषनाथ प्रसाद और रंजित कुमार को निलंबित कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई बताई जा रही है। हालांकि तमाम मीडिया चैनल और फुटेज में कई पुलिस के बड़े अधिकारी, दारोगा से लेकर डीएसपी तक के विधायकों को पीटते नजर आ रहे थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी किसी भी पुलिस पदाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल 2 सिपाहियों शेषनाथ प्रसाद और रंजित कुमार को बलि का बकरा बना दिया गया है। जाहिर है विधायकों की पिटाई के मामले में जो कार्रवाई हुई है उससे विपक्ष शायद ही संतुष्ट नजर आए। इस कार्रवाई को लेकर विपक्षी विधायकों के बीच संतोष की बजाय असंतोष उभर सकता है। दोस्तों विभाग की उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज एक पुल ध्वस्त हो गया। हालांकि इस दौरान बड़ा हादसा होते होते बचा। पूर्णिया जिले के अमौर प्रखंड के पलसा में बड़ा ईदगाह को जोड़ने वाली पीडब्ल्यूडी की सड़क पर वाहनों का आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। अंदरपुर चौक के पास पुल के अचानक टूट जाने से यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये पुल पहले से कमजोर था, जिसकी जानकारी विभाग को भी थी। आज अचानक इस पर भारी गाड़ी गुजरने के कारण पुल ध्वस्त होकर गिर पड़ी। राहत की बात यह रही कि इस दौरान बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। बताया जा रहा है कि इस पुल का निर्माण काफी पहले पीडब्ल्यू सड़क के साथ हुआ था, लेकिन पहले से ही पुल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। पुल कमजोर था, जिसकी मरम्मती आज तक नहीं हुई, जिसके कारण आज यह टूटकर गिर पड़ी। दोस्तों भारतीय किसान यूनियन यानी कि भाकियों के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर हंगामा हो सकता है। बागपत के दोगट कस्बा पहुंचे नरेश टिकैत ने दावा किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान पीएमओ के निशाने पर हैं। मेरे पास ऐसी गुप्त सूचना है, किसी भी किसान के साथ कुछ भी हो सकता है। टिकैत ने यह भी कहा है कि अगर सरकार राजनाथ सिंह को किसानों के साथ बातचीत में ले लेता है तो समाधान निकल सकता है। वहीं नरेश टिकैत ने बीजेपी का नाम लिए बगैर मुस्लिमों को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में ऐसा षड्यंत्र रचा गया है कि हमें भी मुसलमान दुश्मन दिखाई देने लगे। 2013 में उन्होंने जो षड्यंत्र रचा हम उसमें बह गए। उस समय मुसलमान हमें दुश्मन दिखाई देते थे, हमारा दिमाग ऐसा ही कर दिया गया था। इसकी कथनी और करने में कितना फर्क है हमें उम्मीद भी नहीं थी। नरेश टिकैत ने कहा कि 29 जनवरी की मुजफ्फरपुर नगर में हुई पंचायत में कई गाँव के लोग शामिल हुए थे। अगर कुछ गड़बड़ होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। हम नहीं चाहते हैं कि किसान आंदोलन या फिर हमारे किसानों का इतिहास खराब हो। संयुक्त किसान मोर्चा पूरे भारत का एकजुट है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ी पंचायत होगी, उसमें कई लाख लोग शामिल होंगे। ये आंदोलन अगर ढीली पड़ गया तो फिर कभी किसान आंदोलन नहीं होगा। दोस्तों मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में अब तक हंगामा ही देखा गया है। गुरुवार को नौबत यहां तक आ गई कि टीएमसी सांसदों ने संचार मंत्री के हाथ से बयान की कॉपी छीनकर फाड़ दी। राज्यसभा में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पेगासस जासूसी कांड पर बयान देने के लिए खड़े हुए तो उनके हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने फाड़ कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया। इसके बाद बीजेपी सांसद आगे बढ़े और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नाराजगी भी जताई। इस घटनाक्रम के बाद सदन को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
दोस्तों, नवादा जिला के अकबरपुर थाना क्षेत्र के नियमदारगंज बाजार में स्थापित संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को बीती रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी है। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की सूचना ग्रामीणों ने फोन से पुलिस को दी। इसके बाद अकबरपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार, गोविंद थाना अध्यक्ष डॉक्टर नरेश प्रसाद और कई सारे पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। वही बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े जाने पर ग्रामीण और भीम आर्मी ने निंदा की है। साथ ही प्रशासन से फिर से प्रतिमा स्थापित करने और फिर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। दोस्तों, पेगासस से कांग्रेस नेताओं समेत अन्य की जासूसी के विरोध में निकले कांग्रेस के बिहार राजभवन मार्च को पुलिस ने रोक दिया है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हुई। काफी देर तक यहां अफरा तफरी की स्थिति रही। पुलिस ने इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन गई। वहां राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं के साथ कार्यकर्ता राजभवन मार्च के लिए निकले। काफी संख्या में कार्यकर्ता भी इसमें शामिल थे, लेकिन बेली रोड से राजभवन की ओर जाने वाली सड़क के मोड़ पर ही पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। बैरिकेड तोड़ने के दौरान धक्का मुक्की होने लगी, लेकिन वहां से वे आगे नहीं जा सके। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके बाद 5 नेताओं की टीम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि फोन टैपिंग करके सरकार ने निंदनीय काम किया है। पहले केवल हमारे नेता राहुल गांधी उसके निशाने पर थी, लेकिन आज उनके ही दल और घटक दल के लोगों की जासूसी की जा रही है। यह सरकार लोगों को भयभीत करके तानाशाही करना चाहती है। विकास के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सरकार ये हथकंडे अपना रही है। इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की है। दोस्तों, 2021 में होने वाले जनगणना में जातीय आंकड़े नहीं दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जनगणना में केवल SC/ST के आंकड़े दिए जाएंगे। ये क्लियर हो जाने के बाद अब इसे लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। विपक्ष की ओर से बयानबाजी होने लगी है। RJD के अलावा JDU ने भी फिर से अपनी मांग को दोहराया है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जातीय जनगणना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी जातीय जनगणना की मांग दोहराई है, जबकि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी इसे लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। JDU संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जातीय जनगणना का प्रकाशन बहुत जरूरी है। जनगणना में जाति का कॉलम होनी चाहिए ही चाहिए। किसी भी योजना को बनाने का आधार जनसंख्या ही है, इसीलिए जातिगत गणना और उसका प्रकाशन निश्चित रूप से होना चाहिए। जातिगत जनगणना से यह भी पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, और ये हम नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी ये कई बार कह चुका है। इतना ही नहीं, अलग अलग अदालतों ने भी ऐसा कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी योजनाएं जनसंख्या के आधार पर बनती है और जनसंख्या मालूम ही नहीं है। OBC की कितनी जनसंख्या है मालूम नहीं है, फिर योजना कैसे बनेगी। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और बिहार लोजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज ने नई दिल्ली में देश के गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। लोजपा के मुख्य प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आधे घंटे तक इन दोनों नेताओं की शिष्टाचार मुलाकात हुई है। पार्टी प्रवक्ता अग्रवाल ने बताया है कि केंद्र में मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस की अमित शाह से फोन पर बातचीत हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने तथा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद पारस का औपचारिक तौर पर गृह मंत्री के आवास पर यह पहली मुलाकात थी। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार समेत स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में लगातार जुटे होने का दावा कर रहा है। इस क्रम में पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कोरोना महामारी के मामले पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछे हैं। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को यानी कि नीतीश सरकार को बताने के लिए कहा है कि कोरोना महामारी के संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या इंतजाम किया जा रहा है। शिवानी कौशिक और अन्य की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार नीतीश सरकार को यह बताने को भी कहा है कि बिहार में वैक्सीनेशन देने की स्थिति क्या है, साथ ही अभी बिहार में कोरोना की कितने पॉजिटिव मरीज हैं। इन सभी मुद्दों पर बिहार सरकार को अगली सुनवाई में पूरा ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया गया है।
दोस्तों, जाति आधारित जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया गया है। जहां केंद्र सरकार ने कहा है कि केवल एससी एसटी की जनगणना की जाएगी। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के प्रति आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। जहां बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर ट्विटर पर जमकर सरकार की आलोचना की है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना के लिए हमारे दल ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। ये देश के बहुसंख्यक यानी कि लगभग 65% से अधिक वंचित, अपेक्षित, उपहासित, प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। यह बीजेपी सरकार पिछले वर्गों के हिंदुओं को क्यों नहीं गिनना चाहती है? क्या वह हिंदू नहीं है? एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिहार के दोनों सदनों में बीजेपी जातीय जनगणना का समर्थन करती है, लेकिन संसद में बिहार के ही कठपुतली मात्र पिछड़े वर्ग के राज्य मंत्री से जातीय जनगणना नहीं कराने का ऐलान कराती है। केंद्र सरकार ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? बीजेपी को पिछड़े अति पिछड़े वर्गों से इतनी नफरत क्यों है? जब तक पिछड़े वर्गों की वास्तविक संख्या ज्ञात नहीं होती, यानी कि मालूम नहीं होगी, तो उनके कल्याणार्थ योजना कैसे बनेगी? उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बेहतरी कैसे होगी? उनकी संख्या के अनुपात में बजट कैसे आवंटित होगा? वे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि देश के संसाधनों में से सबको बराबर का हिस्सा मिले? कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सियार, साइकिल, स्कूटर, सबकी गिनती होती है। कौन किस धर्म का है, उस धर्म की संख्या कितनी है, इसकी गिनती होती है। लेकिन उस धर्म में निहित वंचित, अपेक्षित और पिछड़े समूह की संख्या गिनने में क्या परेशानी है? उनकी जनगणना के लिए फॉर्म में महज एक कॉलम जोड़ना है। आपको बता दूं कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस बार की जनगणना में केवल एससी एसटी वर्ग के लोगों की गिनती कराने के पक्ष में सरकार है। इसको लेकर एनडीए के घटक दल जदयू भी लंबे समय से मांग करता रहा है। दोस्तों, बिहार में बागमती नदी में आई बाढ़ से दरभंगा जिला में तबाही का दौर जारी है। एक तरफ जहां सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है और हजारों की आबादी प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी तरफ पुल पुलिया भी इस बाढ़ में ध्वस्त हो रहे हैं। यह दरभंगा के केवटी प्रखंड क्षेत्र में दरभंगा और मधुबनी को जोड़ने वाला एक पुल सोमवार की रात ध्वस्त हो गया और इसका काफी हिस्सा बाढ़ में बह गया है। केवटी प्रखंड के लैला चौरा इलाके में स्थित दरभंगा और मधुबनी को जोड़ने वाला यह बड़ा पुल बागमती नदी के तेज रफ्तार के कारण लगातार हो रहे कटाव की वजह से जवाब दे गया, यानी कि टूट गया और ध्वस्त हो गया। इस पुल के बह जाने से इलाके के तकरीबन 10 से 12 पंचायतों के सैकड़ों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इस पुल के बन जाने से सबसे ज्यादा असर जिन गांवों के लोगों पर पड़ा है, इन गांवों में रहने वाली हजारों की आबादी जो रोजाना स्कूल का इस्तेमाल साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल जाने के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल किया करते थे, इन्हें अब 15 से 20 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। दोस्तों, महाराष्ट्र के बुलढाना जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जहां पर अचानक हुए कुएं से गर्म पानी आने लगा। शुरू में मालिक को लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऊपर का पानी ज्यादा गर्म हो गया हो, लेकिन जब दोबारा उन्होंने पानी निकाला तो उनके होश उड़ गए। कुएं के अंदर से आया पानी काफी गर्म था, जिसके बाद वे बाल्टी छोड़कर भागे और गांव वालों को बुला लाए। इसके बाद से उस कुएं की चर्चा राज्य भर में हो रही है। जानकारी के मुताबिक बुलढाना जिले के संग्रामपुर तहसील के अलोकी नामक गांव में भानुदास सालू के नाम के शख्स ने 15 साल पहले एक कुआं खुदवाया था, जिसका पानी रोजाना वे इस्तेमाल करते थे। 14 जुलाई को जब उन्होंने पानी निकाला तो वे एकदम गर्म था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने खोलता हुआ पानी डाल दिया हो। उसके बाद उन्होंने गांव वालों को बुलाया, उन्हें भी माजरा समझ में नहीं आया। इसके बाद वहां से कुछ दूरी पर मौजूद दूसरे कुएं के पानी को निकाला गया, जो एकदम सामान्य था, जिससे लोग और ज्यादा परेशान हो गए। गर्म पानी वाली बात इलाके में आग की तरह फैली और प्रशासन की एक टीम भी तहसीलदार के नेतृत्व में वहां पर पहुंची, जहां उन्होंने भूजल सर्वेक्षण विभाग से बात की, जिस पर उनके कुएं का पानी का सैंपल जलगांव के एक लैब में भेजने को कहा गया। जहां अब रिपोर्ट आने के बाद ही गर्म पानी के रहस्य से पर्दा उठ पाएगा। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को लेकर करीब 8 महीनों से किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन अभी तक बीच का रास्ता नहीं निकल सका है। कृषि कानूनों को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। सदन में मानसून सत्र के दौरान कल किसानों का मुद्दा गुंजा। कांग्रेस सांसदों ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में संसद में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं। साथ ही राहुल गांधी ने संसद में प्रदर्शन करते हुए एक तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते लिखा है कि वे असत्य, अन्याय, अहंकार पर अड़े हैं, हम सत्याग्रही, निर्भय, एकजुट यहां खड़े हैं। जय किसान।
दोस्तों बिहार बोर्ड ने बिहार के सभी +2 और कॉलेजों में 11वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि OFSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटर में केंद्रीय और राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में सफल स्टूडेंट अब 3 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। इससे पहले बोर्ड में फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई थी, जिसे बोर्ड ने 19 जुलाई से बढ़ाकर 3 अगस्त तक कर दिया है। स्टूडेंट वेबसाइट OFSSBihar.in पर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय न्यूनतम 10 या फिर अधिकतम 20 शिक्षण संस्थानों का चयन कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में मिथिलांचल और सीमांचल का बड़ा इलाका हर साल नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर होता है। जहां बिहार सरकार अपने स्तर से इस त्रासदी को रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल मिथिलांचल और सीमांचल का बड़ा इलाका बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। ऐसे तो मिथिलांचल के बड़े इलाके में बाढ़ से तबाही के कई कारण हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कारणों की वजह से बाढ़ की समस्या होती है। उसमें से एक प्रमुख कारण है मिथिला में बना सालों पुराना जमींदारी बांध। जी हाँ, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये जमींदारी बांध क्या है। तो जमींदारी बांध की वजह से भी हर साल मिथिला का बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। कई साल पहले जब जमींदारी प्रथा थी, उस वक्त बड़े बड़े जमींदारों ने अपने अपने जमींदारों के अंदर आने वाले गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए नदी के किनारे किनारे जो बांध का निर्माण करवाया, उसे ही जमींदारी बांध कहते हैं। लेकिन जिस वक्त जमींदारी बांध का निर्माण हुआ था, उस वक्त नदियों की चौड़ाई और गहराई काफी हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे नदियों में गाद की समस्या के साथ साथ चौड़ाई तो बढ़ती गई, लेकिन गहराई घटती चली गई। इसकी वजह से मानसून में जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो फिर जमींदारी बांध पर दबाव बढ़ जाता है, और जिससे जमींदारी बांध कई बार रोकने में असफल हो जाती है, और नतीजा यह होता है कि जमींदारी बांध कई बार टूट भी जाता है, जिससे भारी तबाही हो जाती है। इसके कमजोर होने के पीछे एक वजह यह है कि इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों कम होती है। जल संसाधन मंत्री संजय झा, जिनके सामने मिथिला में बाढ़ को रोकने की बड़ी जिम्मेवारी है, वे भी जमींदारी बांध की वजह से चिंतित है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि अब बदलाव की जरूरत है। ये बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, और प्रदेश में यानी कि यूपी में 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो फिर मुफ्त में बिजली प्रत्येक जरूरतमंद को लोहिया आवास के लिए 3 लाख रुपए और छात्रों को लैपटॉप देंगी। समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र गरीबों किसानों के लिए होगा और पहले से बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि बड़े दलों के साथ समाजवादियों का अनुभव ठीक नहीं रहा, इसलिए आने वाले समय में छोटे दलों को ही साथ लेंगे। समाजवादी पार्टी के संबंध में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जनता ने उनकी सरकार देखी है। भाजपा को हराने की मंशा रखने वालों के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ता खुले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि डीएम, एसपी में नेता, मंत्री, सांसद और विधायक सब भाजपा के हैं, फिर भी सरकार लोगों की जासूसी कर रही है। किसी की जासूसी कराना सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है। योगी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं, उनका एक ही संविधान है और वह संविधान है ठोको संविधान। दोस्तों पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पर अधिकार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। जहां हनुमानगढ़ी अयोध्या का कहना है कि रामनंदीय वैरागी बालानंद जी ने 300 साल पहले पटना जंक्शन पर उतरने के बाद यहां महावीर मंदिर की स्थापना की थी, जबकि मंदिर के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने कहा है कि इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, वे कभी पटना आए ही नहीं है। अगर हनुमानगढ़ी के पास इसका कोई प्रमाण है तो वह प्रस्तुत करें। मैं खुद बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद में जाकर कमेटी में परिवर्तन के लिए लिखूंगा। दरअसल ये पूरा विवाद कुछ दिन पहले शुरू हुआ, जब अयोध्या के हनुमानगढ़ी ने महावीर मंदिर पर अपना अधिकार जताया था, जिस पर मंदिर के सचिव ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया था कि मंदिर का हनुमानगढ़ी से कोई वास्ता ही नहीं है, यह पूरी तरीके से सार्वजनिक है। दोस्तों राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और वामपंथी दल कोरोना पर भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस और राजद ने कोरोना महामारी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार करके फिर अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया जाहिर किया है। महामारी से मिलकर लड़ने की बजाय विपक्ष ने भारतीय वैक्सीन पर लोगों में भ्रम फैलाया है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, जबकि केरल सरकार ने बकरीद पर लॉकडाउन में 3 दिनों की छूट देकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया है। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध ली? केरल के उन इलाकों में भी छूट दी गई है जहां संक्रमण दर 15% तक है। यदि सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं होता तो केरल की वामपंथी सरकार एक समुदाय को खुश करने के लिए और छूट दे सकती थी।
दोस्तों, बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस को इतिहास याद करना चाहिए। मोदी सरकार पर फोन टैपिंग और जासूसी करवाने का आरोप लगा रही कांग्रेस ये भूल चुकी है कि उनका खुद का इतिहास इस तरीके की साजिश रचने, जासूसी करने और सरकार गिराने की दर्जनों कहानियों से भरी पड़ी है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक के कार्यालय में ऐसी घटनाएं हुई है। कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की 1948 से 1963 के बीच निगरानी करवाई थी। बुधवार को फेसबुक पोस्ट में डॉक्टर संजय जायसवाल ने लिखा है कि नेहरू के ही जमाने में तत्कालीन संचार मंत्री रफी अहमद किदवई ने फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। इसी सरकार के मंत्री टीटी कृष्णाचार्य ने 1962 में इसी तरीके का आरोप लगाया था। इसी तरह आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं की जासूसी की गई और उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। जब प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह का फोन टेप करने का आरोप लगा था। वहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल में तो सारे नियमों को ताक पर रखकर फोन टैपिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए थे। दोस्तों, सहलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि भाजपा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी है। जहां उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि जब लोग ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और दवा की वजह से मर रहे थे तब भाजपा वोट के इंतजाम में लगी थी। राजभर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी जब्त करने की धमकी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद पिछड़े दलित का हक क्यों लूटा? उत्तर प्रदेश के नौजवानों अपने हक की आवाज भी ना उठा सके, इसीलिए धमकी देकर उनकी आवाज को खामोश करना चाहते हैं। दोस्तों, बिहार के कई शहरों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है। जहां बिहार के नगर विकास मंत्री प्रदेश के दूसरे शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए दौड़े कर रहे हैं, वहीं उनके गृह जिले कई प्रकार के मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है, जिसके निदान को लेकर कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं, जिसमें जल जमाव सबसे बड़ी समस्या बन गया है। जी हां, कटिहार शहर को नहर बनने को लेकर लोग नगर निगम और भू माफियाओं को जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का कहना है कि निगम के अधिकारियों से मिली भगत करके ऐसे जल स्रोत के पीछे अवरोध उत्पन्न करके उसे रैयती जमीन बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि शहर में पानी निकासी के सभी रास्ते बंद हो गए और जल जमाव का ना खत्म होने वाली समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले में दो सगे भाइयों द्वारा शादी के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। जहां दोनों भाई धोखे से लड़कियों की शादी किसी अन्य राज्यों में अमीर लड़कों से करवाते थे। जानकारी मिलने पर भगवानपुर थाने की पुलिस ने दोनों सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी भाइयों की पहचान बेलवाओ थाना इलाके के राजा के अलोकी गांव निवासी शंभू बिंद के बेटे जितन बिंद और योगेश बिंद के रूप में की गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूरत ना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।